आपने कहा कि जो वाइस चांसलर हैं ये भाड़े के गुंडे बुला के छात्रों को पिटवा रही हैं। इसके वीडियोज आप देख सकते हैं सादे बेस में, और उसको इन्होंने प्लान किया। सर आपने ये भी कहा कि छात्रों को यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। छात्रों की डिमांड क्या है, क्या समस्याएं हो रही है यूनिवर्सिटी के भीतर, जो मूल समस्या है? देखिए, सबसे बड़ी है कि जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जितना हमारा महीने भर का खर्चा था, आज हॉस्टल में एक दिन में उस लड़के से उतना वसूल किया जाता। अभी जंतर मंतर पे मनीष बैठे थे, उनको झापड़ मार रहा था, उनको डंडे से मार रहा था, और उनकी जात अनुसूचित जात के हैं, दलित समाज के हैं, तो उनको चमार कह रहा था। यह अध्यापक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो ये सर जो संगठित तरीके से सब कुछ किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि गलती से हो गया, ये पूरा संगठित है। इसका टारगेट क्या है, करना क्या चाहते हैं बीजेपी आरएस की पूरी व्यवस्था? पहले तो धीरे धीरे शिक्षा के अधिकार से वंचित करके हमको एक आज्ञापालक समाज में तब्दील करना चाहेंगे। राहुल गांधी जी इलाहाबाद जाने वाले हैं। उनका कार्यक्रम जहां होने वाला था वहां पे पहले परमिशन दी गई, फिर कैंसिल कर दिया गया। ज़्यादा चिंताजनक बात और चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने कैंसिल किया वो लोग कांग्रेस की सरकारों में खूब मलाई खाए हैं। देखिए, अगर ये इस तरह इस मुहावरे में बात किया जाए कि उनके खून में अगर थोड़ा नमक भी है तो कांग्रेस का नमक है और नेहरू परिवार का नमक है। आगे सर इसमें क्या आपको लग रहा है कि आगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का क्या करने वाली है, क्या उनका? राहुल गांधी की लोकप्रियता इलाहाबाद में और स्वागत करने का जोश रोज जज्बा 10 गुना बढ़ गया है। दुनिया के इतिहास में जब भी कभी शिक्षा को संगठित तरीके से बर्बाद करने की बात लिखी जाएगी तो उसमें उदाहरण के तौर पर बीजेपी आरएसएस का जो अमृतकाल है इसका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले 12 साढ़े 12 साल में पूरे देश की सरकारी शिक्षा को खासकर जिस तरीके से बर्बाद किया गया है वो ऐतिहासिक है, न भूतो न भविष्यति, ये कह सकते हैं। इसके अलावा जब छात्रों के मुद्दे पर कोई बोलना चाहे, छात्रों से मिलना चाहे, एक तो सरकार बात करना नहीं चाहती, कोई और बात करना चाहे तो तमाम तरीके का जुगाड़ लगा के, सारे ब्रह्मास्त्र लगा के उनको रोका जाता है। इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में, नाम तो बदल दिया लेकिन काम बिगाड़ दिया, प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम होने वाला था। छात्रों की गूंज, एक संस्थान है उसने पहले अनुमति दी, बाद में उसको कैंसिल कर दिया। उस संस्थान के बारे में भी बात करेंगे, छात्रों की इस समस्या पर भी बात करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस वक्त छात्रों के भीतर काफ़ी गुस्सा है, क्यों है उस पर भी बात करेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जंतर मंतर के बाद अब अगला जंतर मंतर उत्तर प्रदेश में बन सकता है और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में बन सकता है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मुझे लगता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जाने माने प्रखर अधिवक्ता श्री के राय जी से बेहतर कोई और हो नहीं सकता था। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, अधिवक्ता मंच जैसा प्रतिष्ठित संस्थान, एक तरह से संगठन आप चलाते हैं, तमाम लोगों की बातों को उठाते हैं। एक बार फिर से आप छात्रों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं। तो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भीतर क्या समस्या चल रही है, छात्र क्यों परेशान है और इसको क्यों कहा जा रहा है कि संगठित तरीके से भारत की शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, आपकी राय इसमें क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक तो हिंदुस्तान की चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और पूरे हिंदी क्षेत्र की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, और ये एक खास तौर पे रोजगार पाने वाले विद्यार्थियों की बहुत उम्मीदों भरा केंद्र था, जहां आईएएस से लेकर और नीचे तक राज्य की सेवाओं तक के लोग विद्यार्थी पढ़ते थे और नौकरी पाते थे, देश सेवा करते थे, परिवार चलाते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मुख्यतः जो है वो अवध का, पूर्वांचल का और बुंदेलखंड के सामान्य किसान परिवार, सामान्य मध्यवर्गीय परिवार, दुकानदार, अध्यापक, क्लर्क, बुद्धिजीवी, इस तरह के परिवारों के बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं। यह कोई मसूरी दून स्कूल नहीं है, न कोई मसूरी का कॉन्वेंट है। तो सामान्य किसान परिवार के लड़के अपने प्रतिभा के बल पे यहाँ पर आके पढ़ते थे और बहुत कम पैसे में पढ़ाई हो जाती थी। और स्टेट यूनिवर्सिटी भले थी लेकिन यहाँ बड़े विद्वान, कोई ऐसा विभाग नहीं था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान टीचर, यहाँ के वाइस चांसलर बड़े नामे गिरामी, एन झा, जीएन झा और बहुत सारे लोग थे, यहाँ के प्रोफेसर के लोग। आज के दौर में जब शिक्षा का बाजारीकरण शुरू हुआ है
और शिक्षा का निजीकरण शुरू हुआ है, और जब सांप्रदायिक शक्तियां सत्ता पे काबिज हो रही है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे वाइस चांसलर दिए जिन्होंने छात्र अधिकारों को पर सीधे कुठाराघात किया। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक ऐसी वाइस चांसलर है महिला, बड़े आदर के साथ उनको याद करते हुए मैं कहूंगा कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी वो लेक्चरर भी नियुक्त नहीं हुई थी, वो रिसर्च असिस्टेंट थी, जिनका रेगुलराइजेशन रिसर्च के उसके उस असिस्टेंट टीचर के रूप में हो गया था, और न उनको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। उनका जो विभाग है होम साइंस विभाग, वो साइंस फैकल्टी के कोने में आउट हाउस की तरह पड़ा हुआ था, एक डेढ़ कमरे में, कोई जाता भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। पूरे सम्मान के साथ उनके मैं कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को उन्होंने इतना बर्बाद कर दिया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र असंतोष को नियंत्रित करने के लिए उन्हें भाड़े के गुंडों को सुरक्षा कर्मी का वर्दी पहनाना पड़ रहा है, वो भी कम पड़ जा रहे हैं। जी सर, ये तो बात की है, जब उन्हें पद मिल गया तब उन्होंने कथित रूप से बर्बाद किया। पद मिलने के पीछे का कारण क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि उनको मतलब जो आपने बैकग्राउंड बताया उस हिसाब से नहीं होना था, तो फिर उसके पीछे ये तो बड़ा कठिन सवाल आपने हमसे पूछ दिया, फिर भी मैं बड़ी ईमानदारी से उत्तर दूंगा इसका कि उनके पति वो बहुत अच्छे जजों में उनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में गिनती होती थी, और बड़े पॉपुलर आदमी थे जस्टिस विक्रम नाथ जी, उनकी ये पत्नी है। तो उनके जज होने का ही इनको लाभ मिला था कि पहले ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हुई, और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के बाद उन्होंने इतने कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड कर दिए, उसके पीछे इतना ज्यादा आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ा, ऐसे ऐसे प्रबंधक सामने आ गए, ऐसे ऐसे लॉ कॉलेजेस खुल गए, डिग्री कॉलेज, मेरे ख्याल से 200-300 ऐसा लोग कहते हैं कॉलेज एफिलिएटेड है इससे। ये कानपुर यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी को भी पीछे छोड़ती है, और न कॉलेज बिल्डिंग है, न स्टूडेंट वहां पढ़ाई का कोई इंतजाम है, न कोई लाइब्रेरी है, न कुछ है, और उनको कॉलेज से एफिलिएशन मिला है, और वो लड़कों से फीस वसूलते हैं 20,000 40,000 सालाना, और पास होने की गारंटी देते हैं। पूरे शिक्षा को ही उन्होंने एक छोटा मोटा व्यापार बना दिया। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनकी कुलपति हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और आज स्थिति है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल से, मैं ये कह रहा था सर, आपने जो कहानी बताया वो ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ जी थे, उनकी पत्नी हैं ये, और उन्हीं के पद का कथित रूप से लाभ इनको मिला कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी, और वाइस चांसलर बनने के बाद इलाहाबाद, जिसे पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उस विश्वविद्यालय की पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं चौपट कर दिया। ये कहना चाहते हैं आप? व्यवस्था को इतना चौपट कर दिया कि आज कोई एक भी अध्यापक ऐसा आप नहीं कह सकते हैं जिनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर या इलाहाबाद शहर में जिनका नाम जानते होंगे कि साहब ये विद्वान है, ये बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। वो आज आलम यह है कि लड़कों के ऊपर लाठियां मारी जा रही हैं, लड़कों को यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया जा रहा है। लड़के, निहत्थे लड़के जो है, चाहे वो आयशा के लड़के हो, चाहे दिशा छात्र संगठन के हो, चाहे समाजवादी छात्र सभा के हो, चाहे एनएसयूआई के, गुंडों द्वारा बाहर से किराए के गुंडे बुलाकर मारे जा रहे हैं, और उस वाइस चांसलर और उस यूनिवर्सिटी प्रशासन के समर्थन में 200 अध्यापकों ने जुलूस निकाला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जस्टिस आरपी मिश्रा साहब वाइस चांसलर थे, पर बनवारी लाल शर्मा जी ने 90 दिन की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनके उस वाइस चांसलर के समर्थन में 10 अध्यापक भी जुलूस लेके नहीं निकले, उनके बंगले पे जाके जरूर मिलते थे। तो अध्यापकों की बेशर्मी और निर्लज्जता ये है कि वो कि अपना नाक रगड़ रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन के पैर के नीचे। 200 अध्यापकों ने जुलूस निकाला, ऐसा ये बिल्कुल तानाशाही का माहौल बना दिया। इसका परिणाम है कि पूरा शहर उबल रहा है। आज राहुल गांधी एक ऐसे मौके पे आ रहे हैं जब सबसे ज्यादा उत्पीड़न और दमन का शिकार है, सबसे ज्यादा प्रशासन की सब जी, राहुल गांधी जी की बात हम करेंगे, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आपने कहा कि जो वाइस चांसलर हैं ये भाड़े के गुंडे बुला के छात्रों को पिटवा रहे हैं। इसके वीडियोज आप देख सकते हैं सादे बेस में, और उसको इन्होंने प्लान किया कि छात्रों के 2 गुट में लड़ाई हो गई है।
वो लाठियां लेकर आए हुए लोग थे, उनको देख के लग रहा था कि वो छात्र नहीं है। और बाहर से हम्म, जिस तरह से आपने जंतर मंतर पे आपने हम्म, सादे बेस में गुंडों के तमाम वीडियो देखा, जिसकी अभी तक कोई सफाई नहीं दे रही। और जो हम्म, सफाई कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो भी देखने से हम लोगों ने, पूर्व अध्यक्षों ने मांग किया है कि पुलिस आयुक्त इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच करे। और हम्म, इनकी जो आउटसोर्सिंग की एजेंसी है जो इनको यहाँ पर भेजी है, उनके भी हम्म, लीगलिटी को, वैलिडिटी को जांच करे कि क्या ये गुंडा सप्लाई का काम करते हैं या सुरक्षा हम्म, का काम करते हैं। इलाहाबाद हम्म, यूनिवर्सिटी का छात्र अगर इलाहाबाद के परिसर में नहीं जा सकता है, तो क्या यहाँ पर गुंडों के लिए जगह है? क्या वहाँ हम्म, यहाँ पर ऋण ऋण विहीन और आत्मा विहीन और अध्यापकों के लिए जगह है, जो ऐसे वाइस चांसलर के लिए जुलूस निकालते हैं और भाषण देते हैं? क्या दलाली करने के लिए उनकी नियुक्ति हुई? और यही कारण है कि जिस दोयम दर्जे के अध्यापकों की यहाँ नियुक्ति हो रही है, वो किसी और जगह शायद क्लर्क और चपरासी भी न हो पावे। आप सोचिए कि एक एक चीफ प्रॉक्टर है, वो नेतृत्व कर रहा था। इसके पहले एक चीफ प्रॉक्टर जो मनीष कुमार है, जो 23 दिन तक धरने पर बैठे थे, और विवेक सुल्तानवी जो अभी जंतर मंतर पे मनीष बैठे थे, उनको झापड़ मार रहा था, उनको डंडे से मार रहा था। और उनकी जात अनुसूचित जात के हैं, दलित समाज के हैं, तो उनको चमार कह रहा था। यह अध्यापक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और ये हम्म, इसको माननीय वीसी महोदया का संरक्षण है। तो वीसी महोदया अगर इस यूनिवर्सिटी की पढ़ी है, यहाँ अध्यापक है, तो उनका एक पवित्र कार्य था कि अपने यूनिवर्सिटी को बचाती, उसको संवारती और उसको याद रख लेने वाला बनाती। तो दिक्कत यह है कि इनके तमाम कुकर्मों की वजह से आर्थिक भ्रष्टाचार का भी आरोप है। एक ईमानदार, एक 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 बहुत ही मतलब न्यायप्रिय जज की, जो इनके पति हैं, उनकी भी बदनामी हो रही है। हर आदमी हम्म, कहता है कि जज के बल पे कूद रहा है। हर छात्र नेता कहता है, हर थानेदार कहता है कि साहब हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, ये जुडिशरी से इनको सुरक्षा मिलती है। और कुछ ऐसा हम्म, हो भी जाता है कि जब कुलपति महोदय कोई कार्यक्रम करती हैं, तो बहुत पॉपुलर जज थे चूंकि विक्रमनाथ जी, तो दो चार जज उनके साथ इलाहाबाद से जो पढ़े हुए हैं, जो सुप्रीम हम्म, कोर्ट में एलिवेटेड है या रिटायर हो चुके हैं, वो आदर हम्म, पूर्वक आ जाते हैं, उनको पूरा सम्मान मिलता है यहाँ पर। तो अब हम्म, यहाँ के प्रशासन उसे थर थर कांपने लगता है कि साहब ये जुडिशरी से संरक्षित है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी, हम आपका कोई पक्ष नहीं रख सकते। इसलिए हम्म, लड़के हमेशा मार खा रहे हैं, लड़के हमेशा, लेकिन लड़ाई रुक नहीं रही है। एक दूसरे जंतर मंतर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर का, जो छात्र संघ के गेट का जो बाहर का एरिया है, वो हम्म, धीरे धीरे जंतर मंतर में तब्दील हो गया। और जब से हम्म, केपी ट्रस्ट ने यह कैंसिल किया है, वो वास्तव हम्म, में एक जंतर मंतर बन गया। जी, तो मुझे बहुत दुख है जी, कि कुलपति महोदया के कारण उनके उनके पति का भी नाम लिया जाता है शहर में। हर आदमी हम्म, कहता है कि जज साहब के संरक्षण से, जबकि मुझे हम्म, नहीं लगता कि उनका कुछ ऐसा नेचर है कि वो गलत हम्म। कामों का संरक्षण देंगे। जी, आपने आपने जैसा कहा कि जज साहब का ऐसा नेचर नहीं है कि गलत कार्यों का संरक्षण देंगे। लेकिन अब जो बात है वो तो चर्चा में आ ही जाती है। सर, आपने ये भी कहा कि छात्रों को यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। छात्रों की डिमांड क्या है, क्या समस्याएं हो रही है यूनिवर्सिटी के भीतर, जो मूल समस्या है? देखिए, सबसे बड़ी है कि कम से कम कई हजार सीटों की कटौती कर दी गई। आप शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के दर्जा तक देने की बात करते हैं। आप प्राइमरी स्कूलों में आपने कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दे दिया। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन से लेकर तमाम केसों में कहा कि शिक्षा पाना हर आदमी का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो आप सीट हम्म, कटौती कैसे, और सीट कटौती के साथ फीस बढ़ोतरी कैसे कर रहे हैं? हमारे मध्यवर्गीय परिवारों के लड़के, जिनके माता पिता पर जो खेती किसानी करते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, उनके बच्चे कहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे? जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जितना हमारा महीने भर का खर्चा था, आज हॉस्टल में एक दिन में उस लड़के से उतना वसूल लिया जाता। 12 गुना हॉस्टलों की फीस। मैं सबसे अच्छा एक हॉस्टल है, वो जीएन झा, उसका इनमेट था। और हम्म, आज सुना हो कि जीएन झा हॉस्टल के 6 ब्लॉक में केवल 3 ब्लॉक सर्वेंट काम कर रहे हैं। कोई मेस नहीं चल रहा है, घास जमे हुए हैं। वही हाल है हम्म, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के क्वार्टर का भी, वहां कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये सूचना मिल रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जितने बजट आते हैं, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। नॉन यूटिलाइजेशन में हमारा बजट
चला जा रहा। कक्षा पर अध्ययन अध्यापन अनुसंधान का तो कोई माहौल ही नहीं है। अब कोई भी एक लड़का बताइए, जो लड़की हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम पे टॉप की, वो बीएचयू में पढ़ रही थी और कोचिंग में जाके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करीब, और इस समय वर्ल्ड इंडिया की जो रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग में 200 से नीचे चला गया है। 200वां यूनिवर्सिटी से भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं भारत का, और जब उसमें चीन के फर्स्ट 10 में 3 यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बेहतर पढ़ाई सीएमटी कॉलेज और ईश्वरशरण कॉलेज में हो रहा है। वहाँ बेहतर अध्यापक नियुक्त हो रहे हैं, वहाँ बेहतर शैक्षणिक माहौल है और अनुशासन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक तरह से प्रशासन के गुंडागर्दी का अखाड़ा हो गया। तो जैसा कि आपने सर बताया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इतिहास थोड़ा सा याद दिलाया, तो मुझे भी याद है हम बहुत कम उम्र थी, लेकिन आसपास के जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो गांव में ये चर्चा होती थी कि भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो कुछ बन ही के आएंगे, ऐसे खाली हाथ तो नहीं आएंगे। लेकिन आज जिस तरीके का माहौल, एक तो सीटों की संख्या कम करना, ये सीधे सीधे सामान्य परिवारों पर, उनके भविष्य पर हमला है, गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य पर हमला है। और जिस तरीके से शिक्षा को, अब शिक्षण नहीं हो, अगर शिक्षक कायदे के नहीं होंगे, पढ़ाई का माहौल नहीं होगा, तो पढ़ाई होगी कहाँ से? तो ये सर जो संगठित तरीके से सब कुछ किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि गलती से हो गया, ये पूरा संगठित है। इसका टारगेट क्या है, करना क्या चाहते हैं बीजेपी आरएसएस की पूरी व्यवस्था? पहले तो धीरे धीरे शिक्षा के अधिकार से वंचित करके हमको एक आज्ञापालक समाज में तब्दील करना चाहेंगे, जहां हमारी निरक्षरता ही हमारी पहचान है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन को इतना आगे बढ़ा दिए हैं और इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दिए हैं कि जब हम स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन नहीं होगा, तो हम मजबूरन आसपास के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ भारी फीस देकर हमको पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर न तो अध्यापक गुणवत्ता वाले होते हैं, न कोई शैक्षणिक माहौल होता है। तो शिक्षा को एकदम बाजार की वस्तु बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि विद्यार्थियों के परिवारों का आर्थिक शोषण होता है। यही कारण है, देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पूरब का ऑक्सफोर्ड था, उस एरिया को आज सुसाइड का जोन कहा जाता है। 20-25 से ज्यादा लड़के कुछ वर्षों में यहाँ सुसाइड किए हैं। कोटा की चर्चा होती है, इलाहाबाद की नहीं होती है। यहाँ इलाहाबाद ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैंने अपने आंख से पढ़ा हुआ, मेरा अखबारों में, कि 6 से 7 लड़कियों ने जो बाहर से आके हॉस्टल में रह के पढ़ रही थी, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ के वो बाहर जो प्राइवेट हॉस्टल में रह के कोचिंग कर रही थी, उन्होंने परिवार की गरीबी के दबाव में, जब नौकरी की कोई चांस नहीं, जब वैकेंसीज नहीं आ रही, साल दर साल वो इंतजार कर रही है, इस दबाव में उन्होंने आत्महत्या किया। जिस समाज में लड़कियां आत्महत्या करने लगे बेरोजगारी की वजह से, परिवार की निर्धनता की वजह से, उस समाज में अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर गुंडागर्दी पनप रही है, मैं तो छात्रों के अराजकता का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, न हिंसा का समर्थन करता हूँ, न अनुशासनहीनता का समर्थन करता हूँ। लेकिन हमारा जो प्रशासक है वही उद्दंड अनुशासन हो जाए, हमारे अध्यापक बिना ऋण के हो जाए और जय जयकार करने लगे गलत लोगों का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इससे बुरा दिन कभी मेरे ख्याल से कभी कल्पना भी किसी ने नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इतना भी गिर सकता है, या यहाँ के अध्यापक इतना भी गिर सकते हैं। सर, आपने अपनी शिक्षा इस विश्वविद्यालय से लिया और आप वहाँ पर अध्यक्ष भी रहे। कैसा महसूस हो रहा है जब वहाँ की पूरी व्यवस्था को, वहाँ की शिक्षा को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है? सर, मैं न सिर्फ वहाँ का छात्र संघ का अध्यक्ष था, बल्कि मैं हम लोगों ने, जैसे लाल बहादुर सिंह थे, अखिलेंद्र प्रताप थे, लाल बहादुर सिंह यूपी के टॉपर थे, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लॉ फैकल्टी का टॉपर था, चांसलर मेडल मुझे मिला था, और तब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ था, और मैं एमए हिंदी में भी मेरी पोजीशन थी और फर्स्ट डिविजनर था मैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने निकले वाले लोगों के हाथ में राजनीति है। आज जो आयशा के लड़के हैं, चाहे दिशा छात्र के लड़के हैं, चाहे सिपाही के लड़के हैं, सभी, अब मैं इसको जानता हूँ, मनीष को, मनीष जो जेआरएफ पाने वाला 4 फर्स्ट क्लास का लड़का है, जो आयशा की पॉलिटिक्स कर रहा है। अब इनसे नहीं उम्मीद कर सकते कि ये गुंडागर्दी करेंगे, ये बल्कि ये गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज मुझे लग रहा है कि मैं आज अपनी यूनिवर्सिटी में जाना चाहूँ तो जा नहीं सकता,
मुझे इतने प्रमाण मांगेंगे, SIR टाइप का वहां हो गया कि आप साबित करिए कि आप एक वैध छात्र हैं। मैं वैध छात्र नहीं हूँ, लेकिन मेरे माँ के बाद मुझे सबसे ज्यादा कोई प्रिय जगह है तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की का परिसर है, जहाँ पे मैं स्वतंत्र रूप से जा नहीं सकता। वहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं। पहले बड़े बड़े विद्वान वहां पर आते थे और उनके प्रवचन होते थे, उनके स्पीचेस होते थे, लेक्चर होते थे। अब वो सारी प्रथा, हॉस्टल में एनुअल फंक्शंस होते थे, लेक्चर्स होते थे, इंटेलेक्चुअल्स रहते थे, तेज तर्रार लड़के उनसे बहस करते थे। ये सारी परंपरा को धूल में मिला दिया कुलपति महोदय ने और रजिस्ट्रार महोदय ने, और चीफ प्रॉक्टर के नाम पर एक अपराधी व्यक्ति को बैठाकर वो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। और जिला प्रशासन का यह हाल है कि जिला प्रशासन थर थर कांपती है, साहब ये जुडिशरी से संरक्षित है, ये इसमें हम नहीं, हमको कुछ न करने को बोलिए। सब जानते हुए कैमरे में है, सादे वेश में गुंडे लड़कों को मार रहे हैं, कैंपस के अंदर गिरा गिरा के घसीट रहे हैं। ये जो 5,000 पाने वाले जो सुरक्षा कर्मी है, ये लड़कियों के बाहें मरोड़ रहे हैं। ये इतने उद्दंड है अनुशासन, ये लड़कियों के बाहें मरोड़ रहे हैं। लेकिन कोई भी इन पर ये 200 अध्यापक जो जुलूस निकाले, इन बेशर्मों को चाहिए कि ये सारे सवाल उठाएं। जरा इन लड़कों से मार्कशीट देखें, ये लड़कों की मार्कशीट तमाम अध्यापकों की मार्कशीट से बेहतर होगी। जो कुलपति की चाटुकारिता में उन्होंने अपना पूरा स्वाभिमान गिरवी रख दिया है। यह हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जहां पर हर छात्रावास से अनगिनत IAS PCS होते थे और उस नीचे की सर्विसेज में होते थे, एलाइड सर्विसेज में होते थे, रिसर्च स्कॉलर होते थे, डॉक्टरेट होते थे, बाकी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाते थे, देश के बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाते थे। यहाँ के प्रोफेसर को सारी दुनिया जानती थी। हमारे समय में हम 10 नाम आपको बता सकते हैं जिनका सिक्का पूरे देश विदेश में चलता था अपने विद्वता के कारण। बिल्कुल। लेकिन आज हमें दुख है कि हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने पतन की गर्त में समाया हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तमाम उत्कृष्ट प्रोडक्ट हैं जो भारत में भी और दुनिया भर में भी अपना परचम लहरा चुके हैं। उन सब से आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या अपील करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए? हम लोग लगातार देखिए, हम लोग तो जब इसके स्थापना दिवस होता है तब भी यह आवाज उठाते हैं। हम लोग के एलुमनाइज हॉस्टल के मीट है, यूनिवर्सिटी का एलुमनाइज है, वो हर जगह, और माननीय कुलपति महोदया को इस बारे में अवगत भी कराया जाता है चिट्ठियों के जरिए, प्रतिवेदन के जरिए, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पुराने तस्वीर को आप एक बार फिर धो पोछ कर सुंदर देखने लायक बनाइए, यहाँ पढ़ाई का माहौल बनाइए। यहाँ पर अब कुर्सी को मजबूत करने के लिए सरकार के पिट्ठू बनकर न रहिए और न अध्यापकों कर्मचारियों को अपना पिट्ठू बनाइए। यहाँ छात्रों के बीच में, अध्यापकों के बीच में, प्रशासन के बीच में, विश्वविद्यालय के एक बेहतर सामंजस्य हो। छात्रावासों में मेस चले, छात्रावासों में प्रतिभा के नाम पे, मेरिट के नाम पे कमरा आवंटित किया जाए। और किसी भी आज हालत ये है कि ताराचंद हॉस्टल बंद हो गया, हिंदू हॉस्टल पता नहीं कब से बंद पड़ा है, सुना है एन जहां हॉस्टल बंद हो गया। ये शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है कि एन जहां हॉस्टल और ताराचंद हॉस्टल चले ही न, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्यों चलाई जा रही है? इसको भी आप बंद करके आपके पास तो हर तरह की सुरक्षा आप कर रही है, आपको तो अजान से भी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत दुखद है। और कम से कम जब और यूनिवर्सिटी फल फूल रहे हैं, आप BHU जाइए, आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी जाइए, आप जामिया जाइए, जामिया में फ्री IAS की कोचिंग हो रही, और कितने संख्या में वहां पर लड़के IAS रोज हो रहे हैं। AMU के लड़के IAS हो रहे हैं, DU के लड़के IAS हो रहे हैं, और पूरा का पूरा जो है दिल्ली का एक इलाका अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़का इलाहाबाद में टिकता ही नहीं है। वो जाकर दिल्ली के कौन सा एरिया वहां पर कमरा लेके रहता है, मेहनत करता है, वहीं सब कुछ होता है। वो कहना भी नहीं चाहता कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ और PCS IAS हो गया। मुखर्जी नगर जो है इलाहाबाद के और बिहार के प्रतिभाशाली लड़कों का एक बाजार बन गया, एक पर्याय बन गया। तो सर लगभग 5-6 साल पहले मैं वाराणसी में काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के भीतर गया था। वहाँ पर छात्रों ने बताया कि जो बड़े बड़े मैदान हैं उस पर सेठों की नज़र है और सरकार चाहती है कि किसी तरीके से इसको खाली करा के, चूँकि वो एकदम प्राइम प्लेस पे है, तो उसको सेठों को सौंप दिया जाए, ऐसी कोशिश थी। क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पर भी नज़र है क्या?
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जमीन तो कब्जा भी हो चुका है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ जमीनें हैं जिनके पता नहीं कुलपति और रजिस्ट्रार को पता है कि नहीं, उस पे हम्म। ऑलरेडी कब्जा हो चुका है और कब्जा हटाने का कोई प्रयास भी नहीं हो रहा है। और वहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये जो है बेली की तरफ जमीनें थी, इधर गोविंदपुर साइड में इनकी जमीनें थी, ये सब हम्म। कब्जा हो चुका है। और जबकि हम्म। बीएचयू के पास एक बहुत बड़ी जमीनें थी, वहां उन्होंने बीएचयू का नया कैंपस खोला, मिर्जापुर हम्म। सोनभद्र के एरिया में बहुत खूबसूरत कैंपस है। वहाँ हॉस्टल डिपार्टमेंट पूरा विभाग चलाया जा रहा है, वहाँ पूरा हम्म। एग्रीकल्चर विभाग का अनुसंधान हो रहा है। तो हम्म। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एफसीआई ग्राउंड में ही कितनी दिक्कत हुई यहाँ पर, और वहां पर पूरा ठेकेदारों का वर्चस्व था। तो इलाहाबाद हम्म। यूनिवर्सिटी के पास अभी खाली खुली जमीन तो नहीं बची है, लेकिन हम्म। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जमीन की आवश्यकता है और उन जमीनों पर उन्हें पुनः कब्जा करना चाहिए जो उनकी जमीन है। और उनके इंटरेस्ट न लेने की वजह से, या हो सकता है हम्म। मिली भगत की वजह से, यहाँ के भूमि माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। तो वहां पे बुलडोजर नहीं जा पा रहा है। बुलडोजर जिनके इशारे पे जाता है उन्हीं लोगों का कब्जा है। अच्छा, यानी जो बुलडोजर भेजते हैं उन्हीं का कब्जा है, तो जाएगा कहाँ से? उन्हीं के सर, लोगों का कब्जा। राहुल गांधी जी इलाहाबाद जाने वाले हैं। उनका कार्यक्रम जहां होने वाला था वहां पे पहले परमिशन दी गई, फिर कैंसिल कर दिया गया। ज़्यादा चिंताजनक बात और चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने कैंसिल किया वो लोग कांग्रेस की सरकारों में खूब मलाई खाए हैं, सत्ता का खूब आनंद लिए हैं, और कहीं ना कहीं गांधी परिवार के लोगों के कारण ही आज वो जहाँ हैं वहाँ हैं। उन्हीं लोगों ने राहुल गांधी का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, मतलब जो परमिशन दी गई थी उसको मना कर दिया गया। क्या है पूरी कहानी, और अब आगे राहुल गांधी क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर ये इस तरह इस मुहावरे में बात किया जाए कि उनके खून में अगर थोड़ा नमक भी है, तो वो हम्म। कांग्रेस का नमक है और नेहरू परिवार का नमक है। और हम्म। और ये कांग्रेस पार्टी का लाभ तो छोड़ दीजिए, कुलभास्कर आश्रम की जो स्थापना हुई है, हम्म। उसमें मोतीलाल नेहरू ने सहयोग किया। तो मोतीलाल नेहरू अपने जमाने में, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास अब उस हम्म। समय हिंदुस्तान के सबसे महंगे और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले वकील थे, जो जनहित का भी बहुत काम करते थे। तो जी। मुंशी काली प्रसाद, जिन्होंने स्थापित किया था, बहुत त्यागी पुरुष थे, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी थी। और आज हम्म। दुनिया समझती है कि चौधरी नौनिहाल सिंह का कोई पर्सनल जो है उस परिवार का ये ट्रस्ट है। हम्म। कॉलेजेस चला रहे हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, हरियाणा में, उत्तराखंड में ट्रस्ट के लिए जो है बहुत सारे अफसरों ने, कायस्थ जमींदारों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी दी थी। सब पे इन हम्म। लोगों का कब्जा है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि डॉक्टर केपी श्रीवास्तव और सीनियर एडवोकेट टीपी सिंह को छोड़कर केपी ट्रस्ट में जो भी अध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने यहाँ के संसाधनों को लूटने का काम किया है। और जहां तक परमिशन की बात है, केपी हम्म। कॉलेज में उन्होंने ये ले रहे हैं कि जनहित याचिका के जरिए एक जनरल आदेश है कि शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरह के कार्यक्रम न हो। तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि केपी कॉलेज के ही परिसर में 3 मैरिज हॉल परमानेंट कैसे चलते हैं। जी। दूसरे, अगर ये आपको पता है कि हाई कोर्ट का परमिशन है, तो आपने हम्म। 55,000 रुपया लिया क्यों, परमिशन क्यों दिया? तीसरे, उस हम्म। रसीद को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है मेजर मेजर क्या करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो वो तो हम्म। कॉलेज की भी रसीद आपने उनको नहीं दिया है, आप किसी हम्म। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रसीद दिया है। और चौथा ये है कि उसी मैदान में अभी 1 महीने, करीब करीब 1 महीने वाला मेला हुआ था, और वो ऐसा मेला था जिसमें फैशन शो जैसे होते थे, इसमें हम्म। तरह तरह के स्टॉल लगे थे, तरह तरह के स्पोर्ट्स थे, तरह तरह का इंटरटेनमेंट था। उस समय हम्म। हाई कोर्ट का आदेश क्या हुआ है? अभी 6 महीने पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिविल लाइंस में, यूनिवर्सिटी नहीं, में जो पत्थर गिरजा के पीछे बिशप जॉनसन स्कूल है, वहां हम्म। पे बहुत मशहूर इलाहाबाद के ही पढ़े लिखे हैं तिग्मांशु धूलिया, जिन्होंने 500 तोमर जैसी फिल्म की। लगातार 2 साल से 3 दिन का बहुत बृहद कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े सिने कलाकार, संगीतकार, गीतकार, कवि लोग इकट्ठा होते हैं। और उसी कॉलेज परिसर में है। हाईकोर्ट ने भी उनको परमिट दिया, क्योंकि इस हाईकोर्ट कहती है कि शादी ब्याह न करिए, कॉलेज को कमाई का अड्डा न बनाइए, शादी ब्याह और डीजे बज रहा है और अभी बाराती सोए हुए हैं, तब तक कॉलेज में पढ़ाई का समय हुआ,
और वहां पर इस तरह से आप जो है फैशन शो और मेला न लगवाइए। और राहुल गांधी का कार्यक्रम तो कॉलेज के परिसर में था भी नहीं, कॉलेज के बाहर था और 6 बजे से था और एक कुछ घंटों का कार्यक्रम था। आपने अभी 15 दिन 1 महीने के लिए वहां पर जो मेला लगवाया था वो हाईकोर्ट के किस आदेश के तहत लगवाया था? तो ये पूरा का पूरा सत्ता के दबाव में है। ये इनका आलम यह है कि चौधरी नौनियाल सिंह बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, वो यहाँ के कई बार विधायक रहे और कमलापति त्रिपाठी के जमाने से 2-3 सरकारों में मेरे ख्याल से कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। ये हमारे जो चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जी हैं उनको भी 2012 में विधायक थे और कांग्रेस के टिकट पर थे और कांग्रेस के टिकट पर मेयर हुए हैं। भाजपा की तरफ से अभी भी एक सूखी रोटी भी इनको नहीं मिली है। कौन सा लालच है, कौन सा भय है? और आप चौधरी नौनिहाल सिंह के सुपुत्र हैं, जो आदमी जो है अपने स्वाभिमान से भरा हुआ था, किसी को कुछ समझता नहीं था, अपने स्वाभिमान, उनके पुत्र होकर आप इस तरह के कायरता का परिचय दे रहे हैं। आपका संबंध तो मोतीलाल नेहरू के परिवार से था, आपके बाप दादा और मोतीलाल नेहरू में दोस्ती थी, उन्होंने केपी ट्रस्ट के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था। उन्हीं के उसी परिवार ने आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आपके परिवार को मेयर बनवाया। भाजपा ने क्या बनवाया भाई? चौधरी साहब जब विधायक मंत्री हुए वो तो कभी चौधरी परिवार के कोठी में रहे भी नहीं, वो तो दिल्ली में ही रहे, वो तो चुनाव लड़ने आ गए, उनको कोई जानता भी नहीं था इलाहाबाद में, सिद्धार्थनाथ सिंह जी को। आपके कहने का मतलब है कि जिस गांधी परिवार ने, नेहरू परिवार ने इनके पूरे खानदान को संवारा, यहाँ तक पहुँचाया जहाँ आज है, आज वही लोग गांधी फैमिली के सदस्य को, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को कार्यक्रम करने नहीं दे रहे हैं। वो भी इलाहाबाद में जहाँ पर नेहरू परिवार की छाती है। आप जो है केपी ट्रस्ट के संपत्ति को और संपदा को लूट रहे हो, जैसा कि इलाहाबाद की जनता कहती है। और एक नेहरू परिवार था कि 1000 करोड़ का आनंद भवन, स्वराज भवन इंदिरा जी ने कलम के एक स्याही से लिख के भारत के देश को समर्पित कर दिया। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने देश को दे दिया। और आप एक महापुरुष ने ट्रस्ट बनाया, उसके रिसोर्सेस का दोहन कर रहे हो। और उसके बाद जो है जिस पार्टी ने और जिस परिवार ने आपका साथ दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी परिवार ने आपको बनाया, आपके और बहुत सारे कारण होंगे, आप खुद जमींदार लोग थे, बड़े लोग थे, लेकिन अगर जमींदार से बड़े थे तो आपके अंदर इतना तो स्वाभिमान होना ही चाहिए कि आप, और मीटिंग तो आप वहां सभाएं होती थी, हमेशा होती थी, और ये केवल राजनीतिक दबाव में किया और इससे बड़ा उनके प्रतिष्ठा को, उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इलाहाबाद में खास तौर पर नौजवान और लोग मजा ले रहे हैं कि अरे वो केपी कॉलेज का नक्शा नहीं पारित है और मैरिज हॉल का नक्शा नहीं पारित है, बुलडोजर न चल जाए। हैसियत नहीं है किसी की अभी कि चौधरी नौनिहाल सिंह के परिवार को बुलडोजर चला देगा, लेकिन डर किस बात का है? आप उस परिवार से अपना नाता तोड़ दिए, उस पार्टी से नाता तोड़ दिए, आप उनके एहसान को भूल गए। एक मीटिंग, अच्छा न देते मीटिंग, कहते भैया हम कहीं और दिला दे रहे हैं, ईश्वर सर कॉलेज में दिलवा दे रहे हैं, वो हमारे ही ट्रस्ट का है, हम आपको जो है हाल ढाल में चल के दिलवा दे रहे हैं, हम चल के और IRT के मैदान दिलवा दे रहे हैं, हम मेयर रहे, हमारा कहना लोग मान जाएंगे। यहाँ दिक्कत है हमको, कोई जबरदस्ती थोड़े वहां फूटा गाड़ता। अब 2 करोड़ का टेंट लगना, आधा टेंट लग चुका है, तब आप कैंसिल कर दिए वहां पर। क्या छवि आपकी रह गई? आपको तो बहुत अच्छा आदमी माना जाता था इलाहाबाद। आगे सर इसमें क्या आपको लग रहा है कि आगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का क्या करने वाली है, क्या उनका? राहुल गांधी की लोकप्रियता इलाहाबाद में और स्वागत करने का जोश जुनून जज्बा 10 गुना बढ़ गया है। आपने कैंसिल किया, पूरा शहर खड़ा हो गया राहुल गांधी के लिए। कल रात से ही जगह जगह जुलूस निकला, राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगे और लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी को ये संदेश भेजा जाए कि पूरा इलाहाबाद बाह फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। और चाहे वृष्टि आसमान से मूसलाधार बारिश हो, चाहे आग की बारिश हो, हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी, क्योंकि लड़का शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, रोजगार उससे छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आना बंद हो गई, सबसे छोटी नौकरी प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की है।
भाई कई साल। साहब 7 साल हम्म। से कोई वैकेंसी नहीं निकली है। सिपाही हम्म। छोड़कर कोई भर्ती नहीं हो रही, क्योंकि हर असंतोष को सिपाही के डंडे से ये दबाना चाहते हैं। सिपाही के हम्म। अलावा कोई भर्ती ये नहीं कर रहे हैं। और हम्म। यूनिवर्सिटीज में 30% से ज्यादा वैकेंट पोस्ट खाली हैं। हम्म। सारे के सारे आउटसोर्सिंग से हो रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई में परमानेंट लेक्चर से ज्यादा वहाँ तदर्थ लोग हैं, और रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च स्कॉलर पढ़ा रहे हैं। यही मैं बोल रहा हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद इस शहर में महाविद्यालयों से बहुत ज्यादा पिछड़ गई है। मैं हम्म। उन विद्यालयों में भी मैं कानून की भाषा पर, मानवाधिकार पर लेक्चर देने जाता हूँ, चाहे वो हम्म। ईश्वर सर हो, चाहे सीएमपी हो, चाहे एडीसी हो। और वहां का जो मैंने एकेडमिक डिसिप्लिन देखा इलाहाबाद के बारे में, जो सुन रहा हूँ, मुझे शर्म आती कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या हम्म। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है। तो कुल मिलाकर अभी जो इलाहाबाद का माहौल है सर, वो जैसे राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है इस बारे में। लिखते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने की बजाय उन पर एफआईआर कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज़ दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे, और आवाज़ उठाओ तो पैलेट गन। जब मैंने छात्रों की बात सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूं। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से रोक नहीं सकती। यानी राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसके अनुसार रुकने वाले नहीं है। तो क्या लगता है कि बिल्कुल। आगे रोड शो वगैरह कुछ करने की प्लानिंग है? इलाहाबाद इलाहाबाद जी, राहुल गांधी पहुंचेंगे। और इलाहाबाद न सिर्फ प्रतिभाशाली छात्रों का केंद्र है, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे डिग्री कॉलेज, बल्कि हम्म। लड़ाकू का। आपको मालूम होना चाहिए कि 6 लोग जो आयशा के अनशन किए थे जी। जंतर मंतर पे, हम्म। उसमें मनीष कुमार भी थे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आयशा के छात्र नेता थे। तो नेहा के हम्म। साथ जिन लोगों ने अनशन किया था, तो हम्म। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हर संघर्ष में आगे है। और हम्म। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद शहर और इलाहाबाद का विद्यार्थी हम्म। एक ऐसे स्वागत की तैयारी कर रहा है जिसकी कल्पना भी सत्ता ने नहीं की, न प्रशासन ने किया, न सरकार ने किया, और कुलपति ने भी नहीं किया होगा। हम्म। तो इलाहाबाद बहुत। इतिहास जी। लिखने जा रहा इलाहाबाद शहर इतिहास लिखने जा रहा है। जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी की वजह से ही इलाहाबाद की पहचान ज़्यादातर मामलों में। अगर यूनिवर्सिटी बर्बाद हुई तो शहर भी बर्बाद होगा। तमाम जो रोज़गार हैं वो भी बर्बाद होंगे। और एक शहर बर्बाद होना यानी प्रदेश और देश की भी बर्बादी है, पूरे मुल्क के भविष्य की बर्बादी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने छात्रों के मुद्दे पर बहुत ही आसान भाषा में लोगों को बहुत कुछ बताया। उम्मीद है कि सत्ता को सद्बुद्धि आएगी और इस तरीके से शिक्षा को बर्बाद नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। है। ठीक सर, धन्यवाद।